हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रंजना पांडे और आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2। और ये क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक्स जो हैं उसका चैप्टर 2 है और इसका टाइटल है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। यानी कि ग्लोब पर हम जो अक्षांश एवं देशांतर हैं उनको कैसे देखते हैं इन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। चलिए चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं लास्ट ईयर में कि हमारी जो अर्थ है वो किस तरह की है, गोलाकार नहीं है, ये जियोड है। ये मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ की शेप है वो कैसी है, जियोड शेप है। तो आगे देखिए ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जैसे जो अर्थ की आपकी जो शेप है वो किस तरह है, ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में जो इक्वेटर है इसका भूमध्य रेखा है वहाँ पर कैसी है, उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ पर बस नहीं इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लोब क्या है, तो ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। रियल प्रतिरूप मतलब रियल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, रियल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से, या ग्लोब के टाइप्स बताए गए हैं कि कौन से ग्लोब हो सकते हैं, ग्लोब के प्रकार कौन से हैं, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो अब देखिए ग्लोब के कौन से प्रकार हो सकते हैं। बड़ा ग्लोब हो सकता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, तो उसके स्थान पर कौन सा है, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से हवा भर के हम क्या कर सकते हैं, जब हमें यूज़ करना है हवा भर के यूज़ कर सकते हैं। और जब हम एक स्थान से दूसरी जगह ले जाएंगे तो क्या करेंगे, उसकी एयर को, हवा को निकाल देंगे। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुमार का पहिया लट्टू घूमता है। ग्लोब कैसे घूमता है, इसकी कल्पना किससे की गई है कि जिस तरह से कुमार का पहिया या लट्टू घूमता है, यानी ग्लोब का आप ये जो पिक्चर्स में दिया गया है आप देख सकते हैं, ये इसको इस तरह से घुमा सकते हैं। ये ऐसे ही घूमेगा, अगर हम घुमाएंगे ना तो इस तरह से ग्लोब को मूव कर सकता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब ये यहाँ पर दिया गया है कि हम जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हुए चलते हैं। पहला है, आप देखेंगे सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। यानी कि आपको जो ग्लोब में एक निडल दिखाई देती है, इससे ये ग्लोब है और आपको एक निडल दिखाई देगी, तो ये इस पर क्या होता है, ये अर्थ है जो हमारी वो मूवमेंट्स करती रहती है, घूमती रहती है। तो ये जो जगह है इसको हम क्या बोलेंगे, अक्ष कहा जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, अक्ष। क्या बोलेंगे इसको, अक्ष। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। यानी कि ये अगर हम अर्थ की अपनी की बात करें, ये अर्थ है हमारी और ये सुई है, और ये जो दो बिंदु हैं ये क्या है, हमारा उत्तर और ये हमारा दक्षिण ध्रुव, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट देखिए, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी हमारी कैसे मूव करती है, क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में। तो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। आपने देखा होगा सन हमें कहाँ दिखाई देता है, पूर्व में। क्यों, क्योंकि हमें क्या लगता है सन पूर्व में आया और पश्चिम में सेट हो गया, सन सेट हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। सन तो अपनी जगह पे स्थिर है। हमारी जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती है। यानी आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि जो हम एक कल्पना कर रहे हैं कि एक निडल है, ये सब क्या है, एक इमेजिनरी है, इमेजिनरी निडल है, ये कोई वास्तविक नहीं है। उसके बाद एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि एक विषुवत रेखा किसे वृत्त किसे कहते हैं, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त बोल सकते हैं, आप इसको भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, इक्वेटर बोल सकते हैं। सेम ये जो आपकी लाइन है। उसके बाद जो आपका ये है वो क्या है, उत्तर ध्रुव है, और इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, आपका दक्षिण ध्रुव है। मैं अपने हिसाब से आपको समझाती जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर। ये दोनों, ये जो हमारा इक्वेटर है, ये जो हमारा इक्वेटर है वो अर्थ को क्या करता है,
बिल्कुल जैसे ये हम अर्थ से जो इक्वेटर जाता है वो क्या है, बिल्कुल बराबर बराबर भागों में बांटता है, ऊपर और नीचे। यह हमारा नॉर्थ हो जाता है, उत्तर ध्रुव हो जाता है, और ये हमारा दक्षिण ध्रुव हो जाता है। आगे देखिए, तो यहाँ पर विषुवत वृत्त कहा जाता है, किसको कहते हैं पूछा जाता है। विषुवत वृत्त क्या है, जो पृथ्वी को बराबर बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये भी क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है ये, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थिति को बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं, यानी कि जो ये रेखाएं हैं, ये जैसे आपका ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, इनके बारे में आगे आप पढ़ोगे, ये क्या है, काल्पनिक है, सभी क्या है, काल्पनिक है। आगे देखिए, विषुवत वृत्त शून्य एवं अंश को दर्शाता है, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों। अब यहाँ पर मैं आपको ये सब समझा देती हूँ एक डायग्राम के द्वारा। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार विषुवत वृत्त के ये आपको दिख रहा है विषुवत वृत्त। इस प्रकार विषुवत वृत्त के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, यानी कि जो ऊपर की तरफ जितने भी जाएंगे उनको उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण की तरफ जितने भी जाएंगे उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उनको क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो है, जैसे आपने देखो, विषुवत से जो ऊपर की तरफ है उत्तरी अक्षांश, और ये नीचे की तरफ दक्षिणी अक्षांश। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जैसे अगर हम ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर, ये लिखा है 23.1 एंड बटे 23 सही 1/2। तो ये क्या है, उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ पर दक्षिण लिखा है। यानी कि दक्षिण में जिस भी हम रेखा को दिखाएंगे तो वो क्या, पीछे उसके उत्तर या दक्षिण जरूर लिखा होगा। यहाँ पर ये क्लियर है, बस आपका इतना होना चाहिए। और आपको ये भी बताना चाहिए, ये एग्जाम्पल से भी समझाया गया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, जो हमारे यानी महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है और ब्राजील यानी कि जो दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजेंटो एक ही अक्षांश 20 पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 एवं उत्तर में, एवं बेलो हॉरिजेंटो वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तर, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, दक्षिण अमेरिका किसकी बात करता है, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका हमारी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आती है। और अगर ये किसकी बात कर रहा है, ऊपर उत्तरी में, यहाँ की। तो अगर हम बात करें इस वाली लाइन से, तो दक्षिण अमेरिका में जो स्थान है वो, और जो महाराष्ट्र में स्थान है चंद्रपुर, वो सेम ऊपर और नीचे सेम ही डिस्टेंस पे है यहाँ से, लेकिन अंतर दोनों में क्या है कि ये नॉर्थ में और ये साउथ में। क्लियर। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, ये देख लीजिए। पहली आपकी हो गई यहीं से विषुवत वृत्त, मैं अपने हिसाब से आपको बताती हूँ, विषुवत वृत्त हो गई। उसके बाद से आपकी होती है कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा ये होती है 23 से 1/2 उत्तर में। उसके बाद होती है आपकी मकर रेखा, और ऊपर है आपका उसके बाद उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उत्तरी शीत कटबंध और दक्षिण शीत कटबंध। तो यहाँ का आपका क्लियर हो गया होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये यहाँ पर दिया गया है इनका, जो मैंने आपको भी डायग्राम में बता दिया गया। ताप के, पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से अच्छे से समझा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। इसी डायग्राम से समझिए अच्छे से कि यानी कि जो स्थान हमारे सन रेज डायरेक्ट जिसको मिलती हैं उसको बोलते हैं ऊष्ण कटिबंध, जहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है, सन रेज पड़ती हैं। जैसे आपका जो जगह है यहाँ से ये, यानी इतनी जगह जो है आपके अर्थ पर, ये आपकी कौन सी कहलाएगी, आपकी उष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध, इतनी जगह आपकी। उसके बाद जो आपकी जगह है मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव के बीच में, उसको बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये आपकी जो इतना ये सारा ये किस में आएगा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर क्या होता है कि सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती है, और उष्ण कटिबंध पर क्या होता है, यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है दोनों साइड से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। यहाँ पर इसको हीट जोन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हीट जोन। और ये आपका जो होता है वो कौन सा जोन होता है, मॉडरेट, टेम्परेट जोन। और उसके बाद ये आपका जो होता है वो होता है फ्रिजिड जोन।
उत्तरी शीतकटिबंध, इसको आपके क्या बोलेंगे, फ्रिजिड जोन। तो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया और आई होप कि आपके क्लियर हो गए होंगे डाउट्स। और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई जो मैंने आपको डायग्राम से समझाई अभी, कि कर्क एवं मकर रेखा के दोनों के बीच में जो जगह है उसको हम क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंध कहा जाता है, हीट जोन जिसको बोलते हैं। और जो मकर रेखा से उत्तरी गोलार्ध तक, यानी उत्तरी गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध एवं कर्क रेखा, इसको क्या बोलेंगे हम, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। और आपका जो लास्ट है शीत कटिबंध यानी कि फ्रिजिड जोन, ये मैंने जैसे अभी आपको डायग्राम से क्लियर किया था। देशांतर क्या है उसके बाद अभी हमने पढ़ा अक्षांशों के बारे में, अक्षांश आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार और समझाती हूँ आपकी ये कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, फिर उसके बाद जो ऊपर है वो आपकी मकर रेखा हो गई, और नीचे जो आपकी हो गई 23 ये दक्षिण में हो जाती है और ये उत्तर में हो जाती है। यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिणी ध्रुव, ये पॉइंट्स होते हैं दोनों। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ये जो होता है ये आपका होता है हीट जोन होता है। उसके बाद आपका होता है यहाँ पर शीतोष्ण जोन होता है, फ्रिजिड जोन, और जो बीच में होता है वो आपका होता है टेम्परेट जोन। क्लियर। हाँ, अब बात करते हैं देशांतर की। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अक्षांश एवं देशांतर बिल्कुल अपोजिट लाइन्स होती हैं, यानी कि हम जिस तरह से यहाँ पर हम इस तरह से दिखा रहे थे अक्षांश को, और देशांतर आपके इस तरह से चलेंगे, ये एक ग्रिड होती है पूरी, इस तरह से चलेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि आपको फिर से मैं डायग्राम समझाऊंगी कि पहला ये पॉइंट्स हमने मान लिया, ये पॉइंट्स है और इसके अपोजिट में भी यहाँ एक पॉइंट्स होगा। इस रेखा को यहाँ से एक ये रेखा मिला रही है, तो इसको हम मानते हैं अपना प्राइम मेरिडियन, प्रमुख देशांतर, मुख्य देशांतर, कुछ भी आप कह सकते हो। तो पूछा जाता है कभी कभी कि प्रमुख देशांतर किस पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री। किस पे स्थित है, 0 डिग्री पर। उससे अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इसको पूरब लिखेंगे, जैसे हम वहाँ पर उत्तर और दक्षिण लिख रहे थे, और इधर जाएंगे तो इसको पश्चिम लिखेंगे, इधर जाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, पश्चिम लिखेंगे। बस इतना आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। आगे देखिए, वही चीज़ अभी देखो बताई गई है कि इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। कभी कभी इसका एग्जाम में मान पूछा जाता है कि प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है, तो आपका आंसर होगा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। उसके बाद यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं, यानी कि ये हमारा प्रमुख यामोत्तर है। ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है प्रमुख यामोत्तर, ये है। अगर हम इससे इधर जाएंगे तो भी हमें कितना जाना है, 180 0, और इधर भी जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 0। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाए। पूछा जाता है कि टोटल जो देशांतर लाइन है, सीटेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि टोटल कितनी लाइन है। अगर 1 ग्रिड की सिर्फ पूछे जाए, 1 टाइप की, जैसे हम मैं पूछूँ पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा 181 हो जाएगा, जिसमें एक ये भी जुड़ जाती है जो 0 वाली है। और अगर आपको टोटल पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 6 0, ये हो जाएगा आपका टोटल। यहाँ से ये जो इम्पोर्टेंट्स हैं वही पॉइंट्स हम वो करेंगे। यहाँ आपका ये डायग्राम से बताया गया है कि किस तरह से हम वो कर सकते हैं। ये आपकी जो ग्रीन बीच है, इसी से हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं। इधर हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है, टाइम बढ़ता है, और इधर हम जाते हैं तो हमारा टाइम कम होता है। और कितना कम होता है कि यहाँ आपका 4 मिनट्स का, एक देशांतर जाते ही हम एक देशांतर पे जाएंगे तो हमारा 4 मिनट्स का, 4 मिनट का क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। और इधर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। इसीलिए हमारा इंडिया का जो टाइम है वो कितना है, 5.5 घंटे ज़्यादा है प्रमुख यामोत्तर से। देशांतर और समय, ये देखो अभी जो मैंने बताया था वही समय की यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ से देखिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है। कितनी घूमती है, 360, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यानी हम क्या मान सकते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी वो टोटल तो कितना घूम रही है, 360। अब 360 को हम मानेंगे कितने में घूम रही है, डिवाइड कर दो इसको 24 से, तो हमारा क्या निकल आएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अगर हम 1 घंटे का अपना निकालेंगे तो 1 घंटे का कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा,
15 आ जाएगा कि 15 1 घंटे में, यानी कि अगर हम मिनट्स में निकालेंगे तो 4 मिनट में कितना घूमती है वो 1 डिग्री। तो यही आपका यहाँ पर दिया गया है कि 4 मिनट में कितना घूमती है 1 डिग्री घूमती है। अब जब हमें बताया कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है तो हम निकाल सकते हैं इस प्रकार। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं और ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, यानी हम इसको छोड़ देते हैं, अभी हम इसको नहीं देखें बिल्कुल आगे का। यहाँ से आप देखिए कि इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के, अब हमें क्वेश्चन है ये, तब ग्रीनविच में ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपका टाइम का, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। पूछा गया है कि अगर पूछा जा रहा है कि ग्रीनविच में इस समय 12 बज रहे हैं और हम इससे तब ग्रीनविच से 15 पूर्व में कितना 15 डिग्री देशांतर पूर्व की तरफ बात कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, पूर्व की तरफ आपका जो टाइम है वो क्या होगा, बढ़ेगा, प्लस जाएगा। तो आप इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से इसको गुणा कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, यानी 16 मिनट्स बराबर आपका 1 आवर्स हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। तो आप बता सकते हो कि हम 12 बजे से, जहाँ 12 बज रहे हैं और अगर हम उससे 15 डिग्री आगे हैं, 15 डिग्री देशांतर अगर हम आ गए हैं तो हमारे यहाँ पर 1 घंटा ज़्यादा हो रहा होगा, यानी हमारे यहाँ पर 1 बज रहा होगा। यही चीज़ देखो आपके इसमें बताई गई है। पढ़िए यहाँ पर जो दिया गया है ये देखिए, ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, ये जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है आपको कि लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम की समधि। हाँ, अब ये है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम इस पॉइंट पर हैं, कि हम यहाँ पर हैं। अगर हम इधर 15 डिग्री जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर 1 डिग्री पर कितने मिनट्स का बढ़ जाता है 4 मिनट्स का, और 15 डिग्री पर कितने का बढ़ जाएगा आपका 4 = 15, तो आपका 60 मिनट का हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर पीछे जाएंगे तो क्या होगा, वही सेम होगा, यहाँ पर भी हर एक उस पर देशांतर पर क्या हो जाएगा 4 मिनट का कम होता जाएगा, लेस होता जाएगा हमारा, तो 1 घंटा यहाँ लेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ 15 डिग्री पीछे की पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पर 11 हो रहे होंगे, और हम पूरब की तरफ की बात करेंगे तो वहाँ पे 1 o'clock हो रहा है। क्लियर? हम मानक समय क्यों मानते हैं, हमने क्यों माना कि ये मानक समय, हम उसी को माने। तो मानक समय का इसका भी एक रीज़न है, ये मैं बता देती हूँ आपको कि अगर मानक समय हम नहीं मानेंगे तो हर जगह का क्या हो जाएगा, अलग अलग टाइम हो जाएगा हमारे इंडिया में। तो इसलिए हमने एक मानक समय माना। कहाँ का माना है, हमारे यहाँ पर कहाँ माना जाता है, देखिए आप, उदाहरण के लिए बहुत से देशों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। अगर हम सोचेंगे कि अगर हमारे जैसे देश है, अपनी इंडिया की बात करें, तो अगर हम अलग अलग स्टेट का टाइम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग टाइम होंगे। क्योंकि जैसे आपका गुजरात और असम की कंपैरिजन करें तो आपका गुजरात कहाँ पर है, गुजरात है आपका, कहाँ पर आपका गुजरात आएगा, वेस्ट में, बिल्कुल आपके पश्चिम में आ जाएगा। और आपका असम कहाँ चला जाएगा, एकदम से पूरब में हो जाएगा, असम पूरब में हो जाएगा। तो तब हमें क्या करना है, इसके लिए हमने एक स्थानीय टाइम माना। एक स्थानीय टाइम हम कहाँ का मानते हैं, हमारे इलाहाबाद का नैन्सी जो जगह है, इलाहाबाद के नैन्सी जो जगह है उसको हम क्या मानते हैं, प्रमुख यामोत्तर मानते हैं, मेन यामोत्तर इसको मानते हैं। और इसी के टाइम को हम क्या मानते हैं, स्थानीय समय। और ये जो स्थानीय समय है ये हमारे जो ग्रीनविच है वहाँ से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, बस इतना आपको इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसको दे के पूछ लेता है कि अभी लंदन में 11 बज रहे हैं तो हमारे इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि हम वहाँ का टाइम 12 मान के चल, अगर वहाँ का टाइम हम 12 मानेंगे तो 12 में हमें 5.5 घंटे क्या करना है, प्लस करना है। अगर पूछ ले 3 बज रहे हैं, मतलब जितना भी टाइम पूछेगा ग्रीन वहाँ पर इतने बज रहे हैं, क्योंकि यही कंपेरिजन में पूछता है वो क्वेश्चन, तो आपको उसमें प्लस 5.5 आवर्स उसमें आपको प्लस करके टाइम निकालना है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे दिया गया भारत ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे 5 घंटा 30 मिनट आगे, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, पूछ लिया यहीं पे जैसे क्वेश्चन दे दिया 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। अब क्यों, आप निकाल लीजिए 2 में अगर 5.5 घंटे हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, आपके 7:30 बज रहे होंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। और आपको अगर देशांतर दे दिया जाए कि आप 0 देशांतर पे, एग्जाम्पल में दे सका, आप इस 0 देशांतर पे हो आप, और यहाँ पे 11 बज रहे हैं, और वहाँ से दूसरा आपका जो फ्रेंड्स है वो आपका 20 देशांतर पे है,
पूरब में है या पश्चिम में है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो अगर पूरब में है तो उतना आप घंटे प्लस कर दीजिए, और अगर पश्चिम में है तो उतना 4 से गुणा करके उसको माइनस कर दीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। और अपना जो भी आपके कमेंट्स हों, मेरे लिए जो भी सुझाव हों, तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।